हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार जैसे अकेडमी में। तो आइए आज आप सबों के बीच नया टॉपिक लेके आए जिसका नाम है 18वीं सदी का भारत। 18वीं सदी का भारत में हम समझेंगे कि 18वीं सदी का भारत इसका नाम क्यों दिया गया, 18वीं सदी के भारत में कौन सी घटना घटी, क्या हुई, इन सभी के बारे में विस्तारित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 18वीं सदी का भारत इसे क्यों कहा गया, यानी 1700 से 1800 ईस्वी के काल को 18वीं सदी का भारत का नाम दिए हैं। इस काल को बहुत सारे इतिहासकार संक्रमण का काल और बहुत सारे इतिहासकार बेहतरीन काल का संज्ञा दिया है। तो आइए बात करते हैं 18वीं शताब्दी का भारत के बारे में। तो 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच यानी 1707 ईस्वी को मुगल साम्राज्य का शासक, एक योग्य शासक औरंगजेब की मृत्यु होती है। यानी 1707 ईस्वी को औरंगजेब के निधन होने के बाद मुगल रूपी नाव डूबने लगी। तो जैसे बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता है, इन बादशाहों के कालखंड में मुगल रूपी नाव डूबने लगी। जब मुगल रूपी नाव डूबने लगी तो मुगल के अधिकारियों ने डूबते हुए नाव की सवारी करना सही नहीं माना, अच्छा नहीं माना। फलस्वरूप इसका परिणाम यह हुआ कि मुगल अधिकारियों ने मुगल से अलग होकर स्वतंत्र शासन की स्थापना की, जिसे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इन अधिकारियों ने मिलकर बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खान, तो वहीं हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजामुल मुल्क ने, और उत्तर प्रदेश के अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना शहादत खान ने किया। ये सभी मुगल अधिकारी पहले मुगल के अधिकारी हुआ करते थे। ये सभी ने अलग होकर स्वतंत्र शासन की स्थापना की और ये सभी क्षेत्रीय राज्य पहले मुगल के अधीन हुआ करता था। मुगल के अधीन होने के कारण मुगल आधिकारिक राज्य भी इसे कहा जाता है। अब बात करेंगे 18वीं सदी की भारत की, तो एक तरफ नए नए क्षेत्रीय राज्य का उदय हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे देशी रियासतों और छोटे छोटे राजा महाराजाओं का अंग्रेजों ने फायदा उठाकर युद्ध छेड़ दिया और इस युद्ध में पराजित कर ब्रिटिश कंपनी में इनके साम्राज्य को मिलाने का काम किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा कोई शासक नहीं था जो मुगल रूपी नाव को डूबने से बचा सकता था या एक अच्छे शासन प्रशासन चला सकता था। तो आइए बेसिकली 18वीं शताब्दी के भारत के बारे में हम समझ चुके हैं और पढ़ रहे हैं। आगे जब 18वीं सदी का भारत को हम पढ़ेंगे तो उसे पढ़ेंगे बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना, हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना, अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना, फिर आगे पढ़ेंगे मैसूर जिसमें हैदर अली के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके आगे पढ़ेंगे सिख साम्राज्य, फिर राजा रंजीत सिंह के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। इसके दरमियान बहुत सारे युद्ध हुए हैं, जैसे पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पालखेरा का युद्ध, यानी इन सब युद्ध के बारे में और संधि के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं और पढ़ना प्रारंभ करेंगे बंगाल से। सर्वप्रथम हम बंगाल को क्यों पढ़ेंगे? बंगाल को इसलिए पढ़ेंगे सर्वप्रथम क्योंकि अंग्रेजों ने राजनीति प्रभुसत्ता की स्थापना सर्वप्रथम बंगाल में किया था। अंग्रेजों ने राजनीति प्रभुसत्ता की स्थापना सर्वप्रथम बंगाल में किया था, इसलिए पहले हम बंगाल को पढ़ेंगे, फिर हैदराबाद को पढ़ेंगे, फिर अवध को पढ़ेंगे, फिर मैसूर को, तो फिर राजा रंजीत सिंह को, यानी तमाम जानकारियां हम प्राप्त करेंगे। तो आइए बंगाल से स्टार्ट करते हैं। अकबर ने बंगाल को जीतकर मुगल साम्राज्य काल में मिलाने का
काम किया। और अकबर से लेकर मोहम्मद शाह, यानी अकबर के समय से लेकर मोहम्मद शाह के शासन तक बंगाल मुगल साम्राज्य का प्रांत हुआ करता था, यानी मुगल का राज्य हुआ करता था। फिर बात करते हैं, मुगल बादशाह अपने साम्राज्य में दो तौर तरीके, दो पद से शासन प्रशासन की व्यवस्था चलाया करते थे, जिसमें एक था सूबेदारी और दूसरा था दीवानी। यानी दीवानी और सूबेदारी के तहत मुगल अपने शासन प्रशासन चलाया करता था। फिर बात करेंगे मुगलों द्वारा नियुक्त गवर्नर, या उसे दीवान भी कह सकते हैं। तो मुगलों द्वारा नियुक्त गवर्नर मुर्शिद कुली खां हुए, जिसे 1700 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया। इसके बाद 1722 ईस्वी को मुर्शिद खां ने मुर्शिदाबाद नामक नगर की स्थापना किया। जब बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया, तो इसका विद्रोह हुआ। इसका विद्रोह सीताराम राय, निजात खां और सुजात खां के द्वारा किया गया, जिसे कठोरता पूर्वक और आसानी से मुर्शिद कुली खां ने इसे दबा दिया। इसके बाद मुगल बादशाह फिर बने फर्रुखसियत। फर्रुखसियत ने उड़ीसा की सूबेदारी भी मुर्शिद कुली खां को सौंप दिया। यानी फर्रुखसियत जो थे, उड़ीसा की सूबेदारी भी मुर्शिद कुली खां के हाथों सौंप दिया, जिससे मुर्शिद कुली खां काफी मजबूत हुआ, और मजबूत हो ही रहा था, और एक सही तौर तरीके से बंगाल में अपनी शासन प्रशासन चलाया करता था। जब बंगाल मुगलों के अधीन था, यानी कि बंगाल जब मुगलों के अधीन था, तब उसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी। और बंगाल जब मुगलों से स्वतंत्र हो गया, तब उसकी राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद को बनाया गया। और बंगाल के समृद्धि विकास के लिए मुर्शिद कुली खां ने, बंगाल के किसानों को मजबूती प्रदान करने के लिए मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के किसानों को कर देना शुरू किया, जिसे हम तकाबी ऋण कहते हैं। यानी कि बंगाली किसानों को अच्छी समृद्धि देने के लिए उनको कर देना शुरू किया, जिसे हम तकाबी ऋण कहते हैं। और कर की वसूली को लेकर के मुर्शिद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। यानी कर की वसूली को लेकर मुर्शिद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। वहीं किसानों को कर देने के लिए मुर्शिद कुली खां ने तकाबी ऋण देना प्रारंभ किया। फलस्वरूप शासन प्रशासन करने के दरमियान ही मुर्शिद कुली खां की निधन हो गई, मृत्यु हो गई। सन 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की निधन हो जाती है, और उनका उत्तराधिकारी उनका दामाद शुजाउद्दीन बनता है। जो बंगाल में बिहार को सैद्धांतिक तौर तरीके से विलय किए थे। यानी बंगाल में बिहार का विलय सैद्धांतिक तौर तरीके से शुजाउद्दीन ने किया था, और बिहार का उप सूबेदार अलीवर्दी खां को नियुक्त किया। यानी शुजाउद्दीन ने बिहार का उप सूबेदार अलीवर्दी खां को नियुक्त किया। फिर शासन प्रशासन करने के दौरान ही, जब शासन प्रशासन शुजाउद्दीन कर रहे थे, इसी के समय शुजाउद्दीन की मृत्यु 1739 ईस्वी को हो जाती है। यानी शुजाउद्दीन की निधन 1739 ईस्वी को हो जाती है, और फिर अगला बंगाल का नवाब बनता है उनका बेटा सरफराज खान। सरफराज खान के बारे में जानकारी लेंगे तो सरफराज खान एक विलासी और प्रवृत्ति का था, अयोग्य शासक था।
उसको अपने शासन प्रशासन से कोई लेन देन नहीं था, वह अपनी दुनिया में मग्न रहता था। इसी का फायदा उठाएं अलीवर्दी खान ने, और अलीवर्दी खान ने इसका फायदा उठाते हुए सरफराज खान पर एक युद्ध छेड़ दिया। सन 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने सरफराज खान पर युद्ध छेड़ दिया, जिसे इतिहास में गिरिया युद्ध के नाम से जाना जाता है। गिरिया का युद्ध सरफराज खान और अलीवर्दी खां के बीच हुआ, जिसमें अलीवर्दी खां की जीत हुई। तो जब अलीवर्दी खां की जीत हुई और बंगाल का फिर अगला नवाब बनता है अलीवर्दी खां, मुगलों से खुद को घोषित करवाते हैं कि हम बंगाल का नवाब है, और मुगलों इसे स्वीकार भी करता है। इसके बदले में कुछ रुपया दिया जाता है। जब अलीवर्दी खां अपना पद संभालते हैं तो फिर वो अपना यानी कि रंग दिखाना शुरू करते हैं। पद संभालने के बाद अलीवर्दी खां मुगलों को कर देना बंद करते हैं। फिर यानी कि तरह तरह की कामें क्या करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में हम लोग अलीवर्दी खां और उसके आगे सिराजुद्दौला को पढ़ेंगे। सिराजुद्दौला के बाद अलीनगर की संधि होती है, फिर पलासी का युद्ध होता है, और फिर मीर कासिम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बक्सर का युद्ध का जिक्र करेंगे, और तब आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे अवध को, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हैदराबाद को। यानी इन सभी टॉपिकों के बारे में एक विस्तृत जानकारी लेंगे और सही से पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर 18वीं सदी की भारत में कौन कौन सी घटना घटी, क्या सब हुआ। तो आइए एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार फिर से याद करते हैं। यानी अंग्रेजों ने राजनीति पर सत्ता की स्थापना सर्वप्रथम बंगाल से किया था। बंगाल से किया था, इसलिए हम पहले बंगाल को पढ़ते हैं। फिर अकबर ने बंगाल को अपने साम्राज्य के अंतर्गत, अकबर ने बंगाल को जीतकर अपने साम्राज्य मिलाया और अपने साम्राज्य के अंतर्गत उसे प्रांत यानी कि राज्य की दर्जा दी। और अकबर के शासन से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल तक मुगल साम्राज्य का प्रांत बना रहा। फिर मुगलों द्वारा बंगाल का दीवान या अधिकारी नियुक्त किया जाता है मुर्शिद कुली खां को, जिसे औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का नवाब नियुक्त किया था। बाद के वर्षों में औरंगजेब के निधन होने के बाद बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां करते हैं, और मुर्शिद कुली खां ने 1722 ईस्वी में मुर्शिदाबाद नामक नगर बसाते हैं। और जब तक मुगलों के अधीन रहता है तब तक उसकी राजधानी ढाका हुआ करती है, और जब बंगाल स्वतंत्र हो जाता है मुगलों से तब उसकी राजधानी स्थानांतरित कर यानी कि बदल कर मुर्शिदाबाद को बना दिया जाता है। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के किसानों को समृद्ध करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए तकाबरीन देना शुरू किया। तो वहीं कर की वसूली करने को लेकर इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। फिर शासन प्रशासन के दौरान 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाती है। फिर उसका उत्तराधिकारी उनका दामाद शुजाउद्दीन बनता है।
शुजाउद्दीन की मृत्यु 1740 ईस्वी को हो जाती है और फिर बंगाल का अगला नवाब शुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खान बनता है। सरफराज खान एक विलासी और प्रवृत्ति की योग्य शासक माना जाता है, जिसका फायदा अलीवर्दी खां उठाते हैं और 1740 ईस्वी में गिरिया नामक युद्ध छेड़ देते हैं। इसमें अलीवर्दी खां की जीत होती है। ये सब का फायदा अंग्रेजों उठाते हैं, जिसके कारण भारत में राजनीति अस्थिरता पाई जाती। इसी सब चीज़ों का फायदा उठाते हुए अंग्रेज छोटे छोटे रियासतों और छोटे छोटे राजा महाराजों को पराजित कर ब्रिटिश कंपनी में इनके साम्राज्यों को मिला लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे अलीवर्दी खां के बारे में, सिराजुद्दौला के बारे में, अलीनगर की संधि बक्सर, यानी तमाम सारी घटनाएं इसके अगली क्लास से पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना प्यार अवश्य बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।